हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। आज के सेशन में हम इंडियन पैनल कोड 1860 के फर्दर सेक्शंस को डील करेंगे। तो उसमें सेक्शन 38 आता है, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। तो इसमें बता रहा है जब बहुत से पर्सन्स, बहुत से व्यक्ति अगर किसी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो वह अलग अलग सज़ा के लिए दोषी होंगे। इसके इलस्ट्रेशन में बता रखा है ए जेड पर अटैक करता है अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन। ग्रेव प्रोवोकेशन में होते हुए ए जेड पर अटैक करता है, पर कहीं ना कहीं बी को इलविल होती है जेड से और बी असिस्ट करता है ए को कि आप जेड को अटैक कीजिए, वेपन्स उन्हें प्रोवाइड कराता है ए को बी। तो इसमें अब इंटेंशन को देखा जाएगा तो उस हिसाब से जो बी रहेगा वो मर्डर के लिए लायबल होगा, पर ए यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए ही पनिशेबल होगा। सेक्शन 39 में वॉलेंटरीली टर्म को स्वेच्छा को डिफाइन कर रखा है। तो इसमें बता रखा है उस पर्सन की इंटेंशन को वॉलेंटरीली माना जाएगा वेयर ही इंटेंटेड टू कॉज इट, जहाँ उसका इस चीज़ को लेकर कारित करने के लिए आशय था, या फिर बाय एनी मीन्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था कि यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उससे कारित होना संभाव्य है। तो ये सेक्शन 39 में डिफाइन कर रखा है। अब सेक्शन 40 में ऑफेंस को डिफाइन कर रखा है। तो ऑफेंस टर्म होगा दैट डिनोट ए थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। 41 में स्पेशल लॉ के बारे में डिफाइन कर रखा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो लॉ बना हुआ है उसे स्पेशल लॉ कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41। और सेक्शन 42 में लोकल लॉ को डिफाइन कर रखा है जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेरिटरी पे एप्लीकेबल होता है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, उसे लोकल लॉ अकॉर्डिंग सेक्शन 42 समझा जाएगा। अब सेक्शन 43 में इलीगल और लीगली बाउंड टू डू को डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे बता रखा है हर उस एक्ट को इलीगल माना जाएगा विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, एंड विच इज़ ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो। सेक्शन 44 में इंजरी को डिफाइन कर रखा है। तो इंजरी होनी चाहिए बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी को, तो उसे सेक्शन 44 के अंदर इंजरी माना जाएगा, जो कि हम फर्दर जब चैप्टर्स पढ़ेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग बॉडी, ऑफेंसेस रिलेटिंग प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस रिलेटिंग डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे इंजरी सेक्शंस में यूज़ में ली जाएगी। अब सेक्शन 45 लाइफ के बारे में बताता है, दैट लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग। 46 डेथ के बारे में बताता है, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बींग। सेक्शन 48 वैसल के बारे में बताता है। सेक्शन 49 ईयर और मंथ के बारे में बताता है, जो कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 50 सेक्शन के बारे में बताता है। तो सेक्शन पोर्शन ऑफ ए चैप्टर ऑफ दिस कोड सेक्शन समझा जाएगा। 51 ओथ के बारे में बताता है कि ओथ एक डिक्लेरेशन की तरह होती है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू मेड बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रूफ। तो ये सेक्शन 51 है। सेक्शन 52 गुड फेथ के बारे में बताता है कि हर उस एक्ट को गुड फेथ में ही माना जाएगा जो कि ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया गया हो। सेक्शन 52A हार्बर के बारे में बताता है। तो हार्बर इंक्लूड्स द सप्लाइंग ऑफ ए पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, एम्यूनिटीज़ और मीन्स और कन्वीनियंस। तो ये सब चीज़ें हार्बर में आती है, पर इसका एक्सेप्शन है that if the harbor is given by the wife or husband of a person harbored, तो वो एक्सेप्शन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 2 हम ये चीज़ कंसिडर कर लेते हैं कि चैप्टर 2 से मीन्स के परसेप्शन से क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 जो कि आगे चैप्टर में डिफाइन कर रखा है में डिफरेंस पूछा जाता है। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है और सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो इन दोनों को साथ में पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 34 के एसेंशियल एलिमेंट्स हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कॉमन इंटेंशन एंड पार्टिसिपेशन। तो फर्स्ट जो कॉमन इंटेंशन होता है उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है कॉमन इंटेंशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केस में बताया था। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद में ये गाइडलाइन दी गई थी, और महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में ये गाइडलाइन दी गई थी कि कॉमन इंटेंशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन। सेकेंड एलिमेंट है कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, जिसे कि ईओ
एस्टेंटी भी बोला जाता है इन द आइज ऑफ लॉ लीगल मैगजीन में, ईओ एस्टेंटी। तो ये सेकंड एलिमेंट था जो कि केस लॉ के व्यू से बोला गया था बाय द कोर्ट। शिवराम सिंह वॉज अ स्टेट ऑफ यूपी AIR 1972। तो इस केस लॉ से ये सेकंड एलिमेंट आया था। थर्ड एलिमेंट है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कि सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। ये गाइडलाइन दी गई थी, एक केस लॉ था सुप्रीम कोर्ट का, शंकरलाल वॉज अ स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में ये थर्ड कंडीशन, थर्ड एलिमेंट बताया गया था। फोर्थ एलिमेंट होता है एविडेंस फॉर कॉमन इंटेंशन, कि इन सब का मतलब जो पर्सन्स इंक्लूड पाए गए थे किसी ऑफेंस के अंदर, तो उनका एविडेंस कैसा होगा। तो ये बताया गया था मकसूदन वॉज द स्टेट ऑफ यूपी AIR 1983 और गज्जन सिंह वॉज द स्टेट ऑफ पंजाब। तो इन दो केस के अंदर बताया गया था, गाइडलाइन दी गई थी सेक्शन 34 के अंदर एविडेंस फॉर कॉमन इंटेंशन के बारे में, जो कि फोर्थ एलिमेंट है सेक्शन 34 का। अब सेकंड जो पार्ट होता है पार्टिसिपेशन, जो कि सेक्शन 34 का है, तो पार्टिसिपेशन को लेकर केस बताया गया था जो कि डिफाइन करता है पार्टिसिपेशन इन सेक्शन 34 को। एस रमैया वॉज ए स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1954, जो कि बताता है कि कैसे पार्टिसिपेशन एक लायबिलिटी इम्पोज कर देती है अंडर सेक्शन 34। अब इसी के साथ हम सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली से बनता है, जो कि सेक्शन 141 में बता रखा है। अनलॉफुल असेंबली में 5 और मोर पर्सन्स होने चाहिए प्लस 5 और मोर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है कि क्रिमिनल फोर्स को यूज़ में करके या दिखाकर जब ओवररेव किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को और पब्लिक सर्वेंट को, इन चारों को जब ओवररेव किया जाता है क्रिमिनल फोर्स को यूज़ में लेके, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा सेक्शन 141 का। सेकंड ऑब्जेक्ट है वायलेट प्रॉपर्टी और अदर राइट, क्रिमिनल फोर्स को यूज़ में करते हुए वायलेट करना किसी का प्रॉपर्टी राइट, तो प्रॉपर्टी अदर राइट, तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है कंपेल करना, टू डू एनी पर्सन विच ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, एंड कंपेल नॉट टू डू एनी पर्सन विच ही इज़ लीगली बाउंड टू डू। ये थर्ड ऑब्जेक्ट हुआ। फोर्थ ऑब्जेक्ट में रसिस्ट किया जाता है किसी लॉ, लीगल प्रोसेस को या लॉ को, तो उस रसिस्ट को फोर्थ ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। और फिफ्थ ऑब्जेक्ट में अगर कोई मिसचीफ किया जाता है, क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाता है या कोई अदर ऑफेंस किया जाता है 5 और मोर पर्सन्स, तो वो फिफ्थ ऑब्जेक्ट हो जाता है सेक्शन 141 का। अब हम सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। कोई भी मेंबर अगर इन द परसुएंस ऑफ ऑफेंस, इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस पाया जाता है, तो वो सेक्शन 149 के अंदर काउंट किया जाएगा। सेकेंड एलिमेंट होता है सच ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली, कि वो ऑफेंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट में ऑफ द असेंबली किया जाना चाहिए। थर्ड एलिमेंट बता रहा है द ऑफेंस मस्ट बी सच एज द मेंबर ऑफ असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कि मेंबर को पता है ऐसा अपराध तो होगा ही होगा, उसको न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, कि ऐसा अपराध हो सकता है, बाकी मेंबर्स को पता है और इस उस अनलॉफुल असेंबली के अंदर वो फिर भी ऐड हैं, तो वो सेक्शन 149 के अंदर कुछ ऑफेंस करते तो पनिशेबल होंगे। सेक्शन एलिमेंट 4 कहता है देयर मस्ट बी नेक्सस बिटवीन द कॉमन ऑब्जेक्ट एंड द ऑफेंस कमिटेड, कि कहीं ना कहीं एक नेक्सस होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट और उस ऑफेंस के बीच में जो कि हुआ है। फिफ्थ एलिमेंट कहता है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ द मेंबर हैज़ इंडल्ज इन द ओवर्ट एक्ट। जो ऑफेंस हुआ है अब इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, मतलब तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन इंडल्ज था या नहीं था। वो अगर उस एट द टाइम एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वो अगर असेंबली से बाहर भी थे तो भी उन्हें काउंट किया जाएगा, बस उनका मेंबरशिप होना काफ़ी है इस चीज़ के लिए। द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एज पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन। और ये जो फिफ्थ एलिमेंट है ये बताया गया था यूनिस वर्सेस स्टेट ऑफ MP AIR 2003।
अब हम सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 की डिफरेंस को पता कर लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस था सेक्शन 34 एंड 149 का, ये बताया गया था नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1955 के केस में। तो कॉमन इंटेंशन के अगर नेचर की बात की जाए तो ये रूल ऑफ एविडेंस की तरह है, प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी इम्पोज करने के लिए है, पर ये कोई ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 149 अपने आप में एक ऑफेंस है, स्पेसिफिक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। नंबर ऑफ पर्सन्स कॉमन इंटेंशन में देखी जाए तो इमैटेरियल है, कोई मतलब नहीं है कि कितने मेंबर्स में कॉमन इंटेंशन हुआ। कॉमन ऑब्जेक्ट में वही लिमिटेशन है कि 5 और मोर पर्सन होनी चाहिए उसमें, ऐसा प्रेस्क्राइब्ड है। मेंस रिया की बात की जाए कॉमन इंटेंशन में तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, प्रायर कंसल्ट होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट में डेवलप एट स्पॉट आफ्टर द असेंबली गैदर्स, जब असेंबली गैदर हो गई उसी टाइम जो इंटेंशन था मेंस रिया था वो डेवलप हो गया। स्कोप की बात करें तो कॉमन इंटेंशन का लेस स्कोप है और वही 149 का वाइडर स्कोप है। पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए और सेक्शन 149 में मेयर मेंबरशिप इज सफिशिएंट, सिर्फ मेंबरशिप होना ही सफिशिएंट है सेक्शन 149 में। अब कॉमन इंटेंशन में इंटेंशन लोगों के डिफरेंट भी हो सकते हैं किसी ऑफेंस में, और पर कॉमन ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट्स कॉमन ही होंगे, जो सेक्शन 149 में 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बताए गए हैं। अब हम सेक्शन 34 के साथ इंटेंशन एंड मोटिव के डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन की बात कीजिए मीनिंग को लेकर, तो इंटेंशन को एक पर्पसफुल एक्शन मान सकते हैं कि एक कॉन्शियस डिसीजन से किया गया कोई काम विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और मोटिव अल्यूट करता है, संकेत देता है किसी अल्टीरियर कॉज की तरफ, एक उल्टे कारण की तरफ, दैट इंड्यूस ए पर्सन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब इंटेंशन एंड मोटिव के नेचर की बात की जाए तो इंटेंशन ऑब्जेक्टिव होता है, मोटिव ड्राइविंग फोर्स का होता है, और पर्पस के बेसिस पे कंपैरिजन किया जाए तो इंटेंशन एक्सप्रेस्ड होता है, मोटिव इम्प्लाइड होता है। नेक्स्ट क्रिमिनल लायबिलिटी के बेसिस पे अगर इन दोनों को डिफरेंस किया जाए तो इंटेंशन सब्सटेंशियल होता है किसी क्रिमिनल लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, जबकि मोटिव इनसब्सटेंशियल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। और इंटेंशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक डेलिब्रेट कॉज के बेसिस पर, एक जानबूझकर किया गया कोई काम। मोटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें इम्प्लिसिट कॉज होता है, निहित कारण होता है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन का लास्ट जो कंपैरिजन का पॉइंट है एलिमेंट कि इंटेंशन को हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है, पर मोटिव अपने आप में कोई प्राइमरी एलिमेंट होता ही नहीं है किसी कल्पेबिलिटी, किसी अपराधी में दोषी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।